स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल्स में। हम बात कर रहे थे आपके एलटी ग्रेड कॉमर्स के मॉड्यूल पेपर की। हमने कई सारे मॉड्यूल्स पेपर आपको स्टार्ट कराए थे और स्टार्टिंग से हमने आपके सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट में डिस्कस किए थे एंड नेक्स्ट फिर हमने 2018 के पेपर भी आपको सॉल्व कराए थे और उसके बाद कंटिन्यूसली हम आपको प्रैक्टिसेस करा रहे हैं जिससे आप अपने एग्ज़ाम को बहुत ईजिली कंप्लीट कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आपको प्रैक्टिस कराए। आज हम उसी के साथ एक और प्रैक्टिस सेट लेके आगे बढ़ेंगे। मॉडल पेपर जो आपका आएगा मॉडल पेपर 7 नंबर, जो कि सिर्फ एलटी ग्रेड कॉमर्स के लिए बेसिकली हमने बनाया गया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो मॉडल पेपर है परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाएंगे प्रश्न। इसका जो टाइटल है कि आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हमने आपको सॉल्व कराए 1 से लेकर 6 तक के प्रैक्टिस सेट्स, ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आता है आपका अंकेक्षक किस समय आरंभ होता है? मतलब जो ऑडिटिंग है वो ऑडिटिंग कब स्टार्ट की जाती है, कब स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखिए कई 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, तो आपको इसमें से बताना है कि ऑडिटिंग कब स्टार्ट होगी। देखिए ऑडिटिंग तभी स्टार्ट हो सकती है जब हमारा ऑडिटिंग से रिलेटेड वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तभी तो हम ऑडिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या दिया है कि जब पुस्तपालन समाप्त हो जाए, लेखा कार्य समाप्त हो जाए, ऑडिटिंग का जो अकाउंटिंग का वर्क है वो समाप्त हो जाए, और या फिर आपकी मैनेजमेंट जो लीव पर चले जाते हैं या नए पार्टनर के। तो इन दोनों से तो कोई मतलब है नहीं। मेन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, ऑडिटर से मतलब है। तो ऑडिटर का टाइम तभी स्टार्ट होता है जब हमारी कंपनी की अकाउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब हम इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, जब लेखा कार्य समाप्त हो जाएगा तब हमारे ऑडिटर अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी, जब अकाउंटिंग का वर्क खत्म होगा तभी हमारे ऑडिटर अपना अकाउंटिंग वर्क स्टार्ट करेंगे। क्लियर? चलिए दूसरे क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटर, मेन ऑब्जेक्ट ऑडिटर का है क्या? है मेन ऑब्जेक्ट ऑडिटर का? तो ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है कि जो भी उसके एंट्रीज हमारी बुक में है उसको ये चेक करना कि वो सही है नहीं है, कोई कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो गई है, कुछ एरर तो नहीं है, उसको हमें करेक्ट करना, यही ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए इसमें कई सारे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। त्रुटियों और छल कपट के को का पता लगाना है, त्रुटियों छल कपट को रोकना है, और लेखा तथा दस्तावेजों की सत्यता, पूर्णता एंड वैधता का पूरा पता लगाना है। उपरोक्त सभी। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्ट हमारा है दस्तावेजों का और लेखा, दस्तावेजों का, लेखा का, सत्यता, पूर्णता और वैधानिकता का पता लगाना होता है कि जो आपके लेखे हैं, डॉक्यूमेंट हैं, वो सही हैं, गलत तो नहीं है, फ्रॉड नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से चेक की जाती हैं। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होता है। बाकी के त्रुटियों का पता लगाना, छल कपट का पता लगाना, उनको रोकना, ये सब भी उसके ऑब्जेक्ट हैं। बट इसके अदर ऑब्जेक्ट आते हैं। जो मेन ऑब्जेक्ट इसका होता है वो ये होता है कि जो भी आपके अकाउंटिंग है और जो भी डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो सभी सही हैं, कंप्लीट हैं और प्रॉपर सही वे में, लीगल वे में सब कुछ किया गया है। ये मेन ऑब्जेक्ट में आता है। बाकी सारे भी आते हैं बट इसके अदर ऑब्जेक्ट में आते हैं। तो अगर आपसे मेन ऑब्जेक्ट पूछता है तो मेन ऑब्जेक्ट आप बताएंगे क्या? लेखा और दस्तावेजों की जो सत्यता की जांच करना होता है कि सब सही है, पूर्णता, कंप्लीटली, और वो सब कुछ वैधानिक मतलब लीगल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हो रहा है? तो मेन ऑब्जेक्ट हम क्या टिक करेंगे? मेन ऑब्जेक्ट टिक करेंगे ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट। अंकेक्षक के पारिश्रमिक का वर्णन कंपनी अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किया गया है? देखिए कंपनी अधिनियम यहां पर पूछ रहा है कि जो ऑडिटर हैं, ऑडिटर के जो रेमुनरेशन मिलता है, ऑडिटर को जो रेमुनरेशन, पारिश्रमिक मतलब हो गया रेमुनरेशन, जो वो वर्क कर रहे हैं उसका हम कुछ ना कुछ उनको एडवांटेज तो देंगे। तो जो कुछ भी हम पे करेंगे वो उनका पारिश्रमिक होता है, दैट मीन्स रेमुनरेशन जो उन्होंने वर्क किया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो रेमुनरेशन होगा
इसका क्लैरिफिकेशन कंपनी अधिनियम कंपनीज एक्ट में कौन से सेक्शन में दिया गया है? किस सेक्शन में दिया गया है कि ऑडिटर का कितना रेम्यूनरेशन होना चाहिए, कितना पारिश्रमिक होना चाहिए? तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए आता है सेक्शन 224(2) में, और बी ऑप्शन है सेक्शन 224(7) में, सी ऑप्शन आता है 25 में, और डी ऑप्शन आता है हमारा 231 में। चार ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे कंपनी अधिनियम के दो, पहले तो एक 1956 है, अब इसका अमेंडमेंट करके 2013 बना दिया गया है। मतलब ये पुराना आपका अधिनियम है और ये नया अधिनियम है। तो अगर हम 2013 की बात करते हैं तो 2013 में हमारे पास 142 सेक्शन में, कौन से सेक्शन में? अगर हम 2013 की बात करेंगे तो 142 सेक्शन में कंपनी अधिनियम के बारे में बताया गया है। लेकिन अगर हम 1956 की बात करेंगे तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 224(7). ये 1956 के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी अधिनियम, कंपनीज एक्ट 2013 आप बात करेंगे, जो कि हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, नया जो बनाया गया है, वो 142 में है। सेम चीज है, 142 में है। बट अगर आप कंपनीज 1956 को फॉलो करेंगे तो उसका सेक्शन 224(7) में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है? दोनों चीजें हमने आपको बता दी है, 13 का जो अमेंडमेंट एक्ट है और 1956 जो कंपनी अधिनियम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24(7) में। क्लियर हो रहा है? चलिए अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। कंपनी अपनी रिपोर्ट में देता है अपना, जो ऑडिटर है, ऑडिटर कंपनी रिपोर्ट में जब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो वो अपना क्या सैक्रिफाइस, जब वो रिपोर्ट देगा तो रिपोर्ट में वो क्या देगा? डिसीजन देगा या फिर अपनी राय, एडवाइस देगा, या खातों की शुद्धता की गारंटी देता है कि खाते एकदम सही है, या सभी चीजें? तो जब ऑडिटर क्या होता है, शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करनी होती है। जब उसने ऑडिटिंग कर ली तो अब वो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कंपनी के शेयर होल्डर्स को। तो अब उसमें वो क्या प्रेजेंट करेगा? तो ऑडिटर जब अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है तो रिपोर्ट में वो क्या प्रेजेंट करेगा? अपनी एडवाइस प्रेजेंट कर सकता है कि हमने ये रिपोर्ट बनाई है और ये चीजें ऐसे ऐसे कंप्लीट की गई हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी एडवाइस प्रेजेंट कर सकता है कंपनी को। तो जो भी रिपोर्ट देगा उस रिपोर्ट के साथ वो अपनी एडवाइस दे सकता है, राय दे सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या टिक करेंगे? हम बी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रपत्रों पर विचार कीजिए। क्या आपको इसमें विचार करना है ये भी देख लीजिए। ये आपके 4 टाइप के ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसको अरेंज करना है इस ऑप्शन को। फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या हो गया, ये इसके अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहां पर कह रहा है ऑडिटर प्रतिवेदन मतलब कॉपी करना, नोटबुक, फंक्शन कार्यक्रम एंड फाइल करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा वर्ड आएगा वो हो जाएगा पहले कार्यक्रम। सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होंगे, उसके बाद उस फंक्शन के लिए हम नोटबुक बनाएंगे। नोटबुक बनाने के बाद हम उस नोटबुक को फाइल कर लेंगे, और फाइल करने के बाद हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो 4 ऐसे सीरियल से आप समझेंगे तो समझ बहुत इजीली समझ में आएगा। पहले आपको कार्यक्रम करना है, कार्यक्रम के लिए सारे फंक्शन करेंगे तो उसकी नोटबुक बनाएंगे, नोटबुक बनाने के बाद उसको फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद कॉपी कर लेंगे। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, बी, डी, ए। 4 ऑप्शन आपके ये हो जाएंगे। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कार्यक्रम बनाना। फिर नोटबुक में उसको रिकॉर्ड करेंगे, फिर फाइल बनाएंगे, और फाइल बनाने के बाद हम उसका कॉपी कर लेंगे, प्रतिवेदन। तो ये इस टाइप से आप समझोगे तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बी, डी, ए। ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए, बी और सी आपके तीन पार्टनर हैं यहाँ पे, ठीक है, और ये तीनों प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड करते हैं। तीन पार्टनर हमारे हैं और 5-4-3 में हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिवाइड होता है। सी के फर्म के निर्वृत्त हो जाने के बाद, मतलब ये निर्वृत्त हो गया, चला गया किसी भी रीजन से, तो बचे हुए साझेदार नया प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? तीन पार्टनर थे ए बी सी, अब सी हट रहा है, किसी भी रीजन से हट गया, तो जो बचे हुए पार्टनर हमारे ए और बी हैं उनका जो पूछा रेशियो, न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? तो ये आपसे पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है, और ये रेशियो दिया है। अब ये जब एक पार्टनर हट रहा है तो सिंपली, जब बहुत ध्यान रखिएगा, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जब ये रेशियो आपको दिया है और इसके बाद कोई रेशियो नहीं दिया, बस उसी रेशियो में पूछ रहा है, ये रेशियो है, एक पार्टनर चला गया तो नया रेशियो क्या होगा, उसके बदले में कोई रेशियो नहीं दे रखा है, तो बहुत सिंपल सी ट्रिक लगाएंगे। ए बी सी है, बहुत सिंपल है, जो पार्टनर चला गया है उसके रेशियो को हाइड कर दीजिए, बहुत सिंपल है। तो ए बी सी है, सी गया, इसके रेशियो को हम हाइड कर देंगे, तो बचा क्या? ए एंड बी, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 5:4। तो ये ए और बी का नया रेशियो, लेकिन ये ट्रिक तभी अप्लाई कर रहे जब रेशियो दिया है उसके बाद कोई रेशियो नहीं दिया, और ये सिर्फ सिंपल से पूछ रहा है बैलेंस जो पार्टनर होंगे उनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद, ठीक है। तो इस रेशियो के बाद कोई रेशियो नहीं है, तो हमें सिंपल जो पार्टनर चला गया उसका रेशियो हटा दीजिए, बाकी जो बचेंगे वही नए पार्टनर के रेशियो हो जाएंगे। तो ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा? 5:4 हो जाएगा। तो हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, 5:4 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके, नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सोहन के अवकाश ग्रहण करने पर उसे देय राशि, सोहन ने रिटायरमेंट ले लिया, अवकाश ले लिया है, 21,500 रुपीज उसका जो टोटल अमाउंट बनता है रिटायरी के बाद, तो ये सोहन के कौन से अकाउंट में जाएगा या फिर जाएगा ही नहीं, उसको रख लेगी कंपनी? तो देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप कोई पार्टनर है और वो कंपनी से रिटायर हो जाता है, तो रिटायरी के बाद जो कुछ भी उसका लमसम अमाउंट हमें पे करना होगा वो अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। रिटायरी पार्टनर का जो भी बैलेंस बनेगा रिटायरी के बाद, जब वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा तो रिटायरी पार्टनर के लोन अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे, जो भी पेमेंट उसका सफिशिएंट बनेगा। तो किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे? सोहन है तो सोहन के लोन अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर हो रहा है सबको? तो सोहन का लोन अकाउंट होगा जब पार्टनर रिटायर हो रहा है, यहां पर रिटायरी बोली गई है, देखिए रिटायर हो रहा है ना। तो जब रिटायर हो जाएगा तो उसका जो बैलेंस पैसा बचेगा वो उसके हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है किसी साझेदार के फर्म में अवकाश ग्रहण करने पर, फिर से आ गया रिटायरी, अगर कोई पार्टनर है और उसने रिटायरी ले ली है अथवा डेथ हो गई उसकी, रिटायर हो गया, डेथ हो गई, कुछ भी हो गया, तो पुराने साझेदार समाप्त हो जाती है, फर्म समाप्त हो जाएगी, फर्म और साझेदारी दोनों समाप्त हो जाएंगे, या कोई भी समाप्त नहीं होगा। तो देखिए जब भी कोई पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर होगा, डेथ होगा, किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप जो पुरानी वाली होगी वो तो खत्म हो ही जाएगी। कब? जब कोई नया पार्टनर एडमिट होगा तो भी पुराना रेशियो चेंज हो जाएगा, कोई पार्टनर डेथ कर गया या कोई पार्टनर रिटायर हो गया, तो ऐसे सारी कंडीशंस में कंपनी के जो पुराने पार्टनर के जो रेशियो थे वो पुराने रेशियो पार्टनर के टोटली खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे। क्या हो जाएगा? पुराने साझेदारों के जो पार्टनरशिप के जो रेशियो होंगे पुराने पार्टनर के वो टोटल खत्म हो जाएंगे। तो इसमें हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं।
ओके। फर्म के विघटन की परिस्थितियां होती हैं। फर्म की जो डिसॉल्व होती है, फर्म डिसोल्यूशन। देखिए फर्म के डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स होता है फर्म परमानेंटली शट डाउन, बंद हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से वो बंद होती है? टोटल 4-5 टाइप की कंडीशंस होती है। ठीक है, तो देखिए फर्म के बंद होने के टोटल 5 रीजन होते हैं, 5 कंडीशंस होती है। फर्स्ट कंडीशंस हो गई बाय गिविंग अ नोटिस, नोटिस दे करके वो बंद कर सकता है फर्म को। सेकंड होता है बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू बंद हो सकता है। थर्ड आता है म्यूचुअल एग्रीमेंट, म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका स्पेशल कंडीशन, और नेक्स्ट आता है एग्रीमेंट के थ्रू। ये 5 टाइप की ऐसी कंडीशंस है जिसमें फर्म डिसॉल्व मान ली जाती है। नोटिस दे करके, कोर्ट के थ्रू, म्यूचुअल कंसेंट से सारे पार्टनर सहमत हो जाएंगे। स्पेशल कंडीशंस होती, कोई मर गया, अनसाउंड माइंड हो गया, तो एंड एग्रीमेंट, सारे पार्टनर जब एग्रीड हो जाते हैं तो एक एग्रीमेंट के थ्रू भी हम इसको डिसॉल्व कर सकते। तो ये 5 कंडीशंस होती है हमारे पास जिसके थ्रू हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे कंडीशन नंबर 5। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। किसी पार्टनर का अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाने का फर्म का विघटन होता है। देखिए कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया, अस्वस्थ मस्तिष्क मतलब हो गया पार्टनर अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब उसका माइंड काम नहीं कर रहा। ठीक है, माइंड एकदम खराब हो गया, पागल हो गया है। तो साझेदार का जब अस्वस्थ मस्तिष्क का हो जाता है तो फर्म का विघटन होता है। बिल्कुल सही है, हो जाएगा क्योंकि पार्टनर अनसाउंड माइंड है। तो ये आपको बताना है कौन सी कंडीशंस में होता है। अनिवार्य समापन विघटन हो जाएगा, न्यायालय द्वारा, सूचना के द्वारा, या फिर ठहराव के द्वारा विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है किसके थ्रू विघटन होगा। देखिए जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है या पार्टनर कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस में चल रही है 5 सालों से, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती है, तो इसको हम न्यायालय, कोर्ट के थ्रू कोर्ट के थ्रू हम इसको डिसॉल्व मानेंगे। कब? जब पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाएगा, तब उसका माइंड काम नहीं करेगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम मान लेते हैं कि कोर्ट के थ्रू फर्म उसको डिसॉल्व कर दे, कोर्ट ऑर्डर देगा कि फर्म को डिसॉल्व कर देना चाहिए। क्लियर हो रहा है? तो इसका ऑप्शन हम टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्म का विघटन हो जाता है, अगर फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है डिसॉल्व हो जाती है, तो सामान्य जर्नल पार्टनर जर्नल पार्टनरशिप की दशा में साझेदारी की संख्या कितनी हो जाती है? अच्छा, फर्म जब डिसॉल्व हो जाती है तो जर्नल पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप में कितने मेंबर हो जाते हैं? तो डिसॉल्व होने का एक ही रीजन होता है पार्टनरशिप का, जब नंबर ज्यादा हो जाए, जो लिमिट है लिमिट की बियॉन्ड हो जाए। मतलब अगर आपकी लिमिट 50 से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अपर लिमिट तो 50 है, 50 से अगर ज्यादा हो जाता है तो हम संख्या, उस कंडीशन में फर्म का विघटन हो जाएगा। ठीक है, तो कितने नंबर होंगे? नंबर हमारे अगर डी 50 मेंबर से ज्यादा हो जाते तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। ऋण पत्रों पर ब्याज, दे ब्याज
इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर। सो ये क्या होता है? इंटरेस्ट पेबल ऑन डिवेंचर हानि पर प्रभार है, लाभ पर प्रभार है। सिंकिंग फंड ब्याज खाते पर प्रभार है। तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज, देखिए ऋण पत्रों पर जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स पे जब हम इंटरेस्ट पे करेंगे तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट हम तभी पे करेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, तभी तो हम इंटरेस्ट देंगे। कंपनी में जब प्रॉफिट होएगा नहीं तो इंटरेस्ट कहाँ से देगी? तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे किस पे? डिवेंचर्स पे, तो उसका मतलब है आपके पास प्रॉफिट होना चाहिए। क्लियर? तो ये क्या हो गया? लाभों का प्रभार है, तो आपको प्रॉफिट होगा तभी आप पे करोगे। तो आंसर क्या टिक करेंगे? आंसर नंबर बी हम इसमें सही टिक करेंगे। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। परिवर्तनीय ऋण पत्रों से क्या आशय होता है? देखिए कन्वर्टेबल डिवेंचर किसको कहते हैं? तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के लिए हमने आपको इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आए तो हमने आपको डिस्क्राइब भी किया था। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब होता है ऐसे डिवेंचर जो अपने आप को शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको कन्वर्टेबल बोल देंगे। किसको? ऐसे डिवेंचर्स जो अपने आप को शेयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज अ कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो यहां पर जो कन्वर्टेबल पूछ रहा है, कन्वर्टेबल डिवेंचर से मतलब क्या होता है? तो कन्वर्टेबल डिवेंचर से मतलब होता है जिनको अंशों में परिवर्तित किया जा सकता हो, तो ऐसे डिवेंचर्स को हम बोलेंगे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्या बोलेंगे? कन्वर्टेबल डिवेंचर, परिवर्तनीय ऋण पत्र। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा। क्लियर? तो आप इसको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यदि ऋण पत्र समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं, अगर डिवेंचर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाते हैं और उनके निर्गमन की प्रविष्टि भी की जाती है, तो किस खाते को डेबिट किया जाएगा? देखिए क्या पूछ रहा है कि डिवेंचर्स अगर समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में इशूड किए गए, डिवेंचर इशूड किए गए और इशूड की एंट्री भी कर ली गई है, तो हम किस खाते को डेबिट करेंगे? अगर इशूड की एंट्री कर ली गई है तो समपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया गया है और उसके निर्गमन की प्रविष्टि भी कर ली गई है, तो डिवेंचर्स को हम डेबिट करेंगे। डिवेंचर्स का जो भूल चूक खाता है वो डिवेंचर्स का डेबिट हो जाएगा। किस खाते को डेबिट करेंगे? तो भूल चूक, डिवेंचर्स के भूल चूक के जो खाते होंगे उसको हम डेबिट करेंगे। ठीक है, जो गलती से लिखे गए हैं। क्लियर? तो ये पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स क्या होता है? रिडम्पशन जो होता है वो नकदी में, नवीन ऋण पत्रों के निर्गमन, समता अंशों के निर्गमन, तो डिवेंचर का रिडम्पशन इन सभी में हो जाएगा। तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? सभी। क्या चीज? डिवेंचर की रिडम्पशन जो शोधन होगा, शोधन होता है नगद में भी हो सकता है, ऋण पत्रों के निर्गमन में भी हो सकता है कि जब रिडम्पशन होगा तो हम शेयर इशू करेंगे, डिवेंचर इशू कर देंगे या कैश भी कर सकते हैं। तो ये सभी में, तो ऑप्शन हमारा क्या टिक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऋण पत्र प्रदर्शित करते हैं। देखिए ऋण पत्र जो डिवेंचर्स होते हैं, डिवेंचर्स क्या प्रेजेंट करते हैं? डिवेंचर्स, देखिए कंपनी का ये डिवेंचर्स जो है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन होता है जो हम लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। तो अब ये पूछ रहा है कि डिवेंचर्स प्रदर्शित करते हैं, क्या प्रेजेंट करते हैं? तो डिवेंचर्स प्रेजेंट करेंगे संचालकों की भागीदारी, दीर्घकालीन दायित्व, अंशधारियों द्वारा किया गया विनियोग या ग्राहकों का अग्रिम। तो ये जो डिवेंचर्स होंगे, डिवेंचर क्या प्रेजेंट करेंगे? कंपनी के दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। डिवेंचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है कंपनी की। तो हम इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी डिवेंचर्स की होते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं।
ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है। डिवेंचर्स का जो रिडम्पशन होगा वो कर सकते, कैसे कर सकते हैं? सम मूल्य पर, अधिमूल्य पर, अंशों में परिवर्तन करके। तो सभी ऑप्शन सही है। हम इशूड एट पार कर सकते हैं, जो सॉरी रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट प्रीमियम, कन्वर्टेबल डिवेंचर जो अभी हमने पढ़ा था, और इसमें से सभी। तो ये सारे ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जब डिवेंचर का रिडम्पशन करना होता है तो रिडम्पशन में हम क्या कर सकते हैं? रिडम्पशन को एट पार पे कर सकते हैं, एट प्रीमियम पे कर सकते हैं, और रिडम्पशंस को हम शेयर में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो रिडम्पशन डिवेंचर्स का हो सकता है इनमें से सभी। सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा, जो डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशूड हो जाते हैं, लिखा है ना, ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे मतलब डिस्काउंट। तो वो डिस्काउंट क्या होता है? तो वो डिस्काउंट आपका देखिए, ऋण पत्रों का जब हम इशूड करते हैं, जब डिवेंचर इशू करते हैं, तो अगर उस पे प्रीमियम पे है तो प्रॉफिट होगा, तो उसको कैपिटल रेवेन्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कैपिटल, पूंजीगत। और अगर लॉस बट्टा है मतलब डिस्काउंट है, तो कंपनी का तो लॉस हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो जस्ट रिवर्स, उसको बोलेंगे पूंजीगत हानि, कैपिटल लॉस। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर्स जो इशूड होते हैं वो लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स होते हैं, और कैपिटल लॉस का मतलब होता है कि पूंजीगत हानि, हैवी वैल्यू अगर आपकी लॉस हो जाती है तो वो पूंजीगत हानि हो जाएगी। अगर यही प्रीमियम पे होता, प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाता, तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या वो उसको बोलते? पूंजीगत लाभ बोल देते, प्रॉफिट बोलते। लेकिन ये लॉस हो रहा है क्योंकि बट्टा है, तो इसलिए हमें क्या बोलेंगे? पूंजीगत हानि बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कैपिटल लॉस होगा। क्या लॉस होगा? जो इशूड पर डिस्काउंट हुआ है वो कैपिटल कंपनी का लॉस माना जाएगा। क्लियर? तो ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए हम टिक करेंगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ई बैंकिंग ई बैंकिंग संबंधी आधुनिक बैंकिंग सेवाएं तथा सुविधाएं हैं। देखिए, ई बैंकिंग से जो रिलेटेड जो आपको सुविधाएं मिलती हैं, एटीएम की सुविधा मिलती है, सभी लोग जानते हैं एटीएम की सुविधा। नेट बैंकिंग ये भी पता है, स्विफ्ट ये भी सबको पता होता है, उपयुक्त सभी। तो इसमें हम आंसर टिक करेंगे। सारी चीज़ें आपको बैंकिंग संबंधी आधुनिक बैंकिंग सेवाएं और सुविधाएं मिलती हैं, तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं। नेट बैंकिंग मिलता है, एटीएम मिलता है, पैसे ट्रांसफ़र करने की फैसिलिटीज़ मिलती है। तो ये सारे ऑप्शन हम इसमें टिक करेंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एटीएम आप एप्लीकेबल हुआ था कब? कब से लागू हो रहा है एटीएम? तो एटीएम हमारा लागू हुआ था अप्रैल 2009 में, अप्रैल 2008 में, जनवरी 2009 में, या जुलाई 2009 में। एटीएम कब अप्लाई किया, स्टार्ट किया गया था? तो एटीएम स्टार्ट किया गया था आपका 2009 में। ठीक है, एटीएम की सुविधा स्टार्ट की गई थी 2009 में, स्टार्ट की गई थी। कौन से मंथ में स्टार्ट की गई थी? वो स्टार्ट की गई थी आपकी अप्रैल में। तो 1 अप्रैल 2009 में एटीएम की फैसिलिटी आपको मिल गई थी, स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, पहला ऑप्शन। अंतिम रहतिया, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन हम किस प्राइस पे करते हैं? वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा वो कौन सी प्राइस होगी जिस पे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएट करेंगे? तो वैल्यूएशन की इशूड सॉरी ऑन कॉस्ट प्राइस, ऑन मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, विच एवर इज लो एंड ऑल ऑफ दीज। तो चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं।
on cost, on market value and cost price, whichever is low, and all of these सारे ऑप्शन। तो इसमें देखिए क्लोजिंग स्टॉक की जब हम वैल्यूएशन करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन हम कर सकते हैं हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है या मार्केट वैल्यू होगी, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होगा उसी वैल्यू पे हम इसकी वैल्यूएशन करेंगे। ठीक है, किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस, दोनों में जो कम हो जाएगा उसी पे हम इसका वैल्यूएशन करेंगे। तो हम इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या टिक कर सकते हैं? करेक्ट ऑप्शन हम टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अनुदारता परिपाटी में निम्नलिखित में से क्या शामिल किया जा सकता है? संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना, ये वर्ड यहां पर हो जाएगा लिखना, मतलब रिकॉर्ड करना। ओके, संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर रिकॉर्ड करना, घटाकर रिकॉर्ड करना, लायबिलिटीज को कम लिखना, एंड जो आपके बैड डेट्स प्रोविजंस हैं उसकी अरेंजमेंट करना, अरेंजमेंट का अभाव हो जाना। ठीक है, व्यवस्था का अभाव हो जाना। तो ये जो आपकी एसेट्स को जो हम इंक्लूड करते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? संपत्तियों को घटाकर लिखते हैं। क्या करेंगे? संपत्तियों को घटाकर लिखा जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनुदारता परिपाटी में निम्नलिखित में से क्या शामिल करेंगे? क्या शामिल होता है? तो इसमें हम लिखेंगे संपत्तियों को घटा करके लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। वसूली अवधारणा कब लागू होती है? वसूली अवधारणा कब लागू होती है? जब देनदारों से नगद धनराशि प्राप्त हो जाती है, जब माल ग्राहकों को परिदत्त कर दिया जाता है, मतलब सील कर दिया जाता है, जब ऑर्डर प्राप्त हो जाते हैं। तो देखिए रिकवरी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बोलता है आपका ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है तो रिकवरी तो हम तभी कर पाएंगे ना जब हम उसको कुछ सेल करेंगे। जब हम उसको कुछ सेल ही नहीं करेंगे तो हम रिकवरी कहाँ से करेंगे? तो इसका जो कॉन्सेप्ट कब अप्लाई होगा? जब हम ग्राहकों को परिदत्त कर दिया जाएगा, दैट मीन्स हम उसको सेल कर देंगे। जब सेल करेंगे तभी तो हम उससे कुछ पैसे रिकवर करेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा कि हमने कस्टमर को बेचा है फिर उससे हम रिकवर करेंगे। तो ये वसूली अवधारणा का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में निम्नलिखित में से कौन से आइटम्स जो हैं वो ऋणों का, दैट मीन्स ऋणों मतलब द डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को प्रेजेंट करता है। ये ट्रायल बैलेंस के दिए हुए हैं कई सारे आइटम्स, उसमें से आपको बताना डेबिट बैलेंस कौन प्रेजेंट करता है। क्रय वापसी, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड परचेज रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, प्रीपेड एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑब्वियसली, एंड नेक्स्ट ऑल ऑफ दीज। तो यहां पर आपको बताना डेबिट बैलेंस किसके होते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी में जाती है, परचेज ये भी क्रेडिट होता है। तो ये जो प्रीपेड आंसर है, प्रीपेड, ये हमारा डेबिट बैलेंस होता है। तो ट्रायल बैलेंस में कौन से आइटम्स डेबिट बैलेंस को प्रेजेंट करेंगे? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो होगा वो हमारा डेबिट बैलेंस होगा। तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? प्रीपेड एक्सपेंसेस को करेक्ट मान लेंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। कैश जो अकाउंट होता है, कैश अकाउंट क्या है? रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है? रियल, पर्सनल, नॉमिनल, क्या है? इसमें से कोई नहीं, क्या है? तो देखिए कैश अकाउंट जो आपका रियल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैश अकाउंट में कोई इंडिविजुअल नेम तो है नहीं, तो कैश अकाउंट आपका रियल अकाउंट में आएगा।
ठीक, कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? वास्तविक खाता, दैट मीन्स अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग को छोड़ करके आप जो कुछ भी देख सकते हो वो सारी चीजें रियल अकाउंट में आती हैं। कैश, सेल्स, परचेज, जो भी चीजें आप देख रहे हैं सब रियल अकाउंट में आएगा, ठीक है, बस ह्यूमन बीइंग नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका वास्तविक, दैट मीन्स रियल अकाउंट। तो ये कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि ये जितने भी एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको कई सारे एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो इसमें आपको बताना डायरेक्ट कौन सा है। तो सी, डायरेक्ट सी है, वेजेस, कैरेज इनवर्ड एक्सपेंसेस एंड जो हमारे इंपोर्ट स्थानीय कर जो लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब हो गया रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, रॉ मटेरियल बाहर से मंगाया और मंगाने के बाद उसको लेकर जाएंगे, फिर हम फैक्ट्री में लेके जाएंगे, वहां पर हम बनाएंगे। तो मंगाने से, रॉ मटेरियल मंगाने से लेकर के फैक्ट्री में बनाने तक के जो फैक्ट्री तक के एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं, ठीक है। तो वेजेस, कैरेज इनवर्ड और जो आपके स्थानीय कर और लोकल चार्जेस जो लगेंगे, ये आपके पास जो लोकल टैक्स लगते हैं, इंपोर्ट बाहर से मंगा रहे हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। तो ये सारे जो एक्सपेंसेस होंगे, ये सारे एक्सपेंसेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अच्छा अब आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने हैं? नहीं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। ओके, ये बताना है कौन सा आपका इनडायरेक्ट नहीं है। कई सारे एक्सपेंसेस दिए तो आपको बताना है जो इनडायरेक्ट ना हो इसमें, वो बताना है। सैलरी, एडवर्टीजमेंट, पैकिंग। अब देखिए इनडायरेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब होता है फैक्ट्री में आपकी माल बन गया, जो भी गुड्स आप बना रहे हो वो बन गया और फैक्ट्री के बाद वो बाहर आ जाएगा, तो वहां से लेकर के जब तक कस्टमर तक नहीं पहुंचता है उसके बीच के सारे ड्यूरेशंस के सारे एक्सपेंसेस हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो सैलरी इनडायरेक्ट है, एडवर्टीजमेंट इनडायरेक्ट है, पैकिंग इनडायरेक्ट है। जो इंपोर्ट सीमा शुल्क जो है, जो आपके बाउंड्री पे जो चार्जेस लगेंगे, वो हमारा डायरेक्ट है, क्योंकि हम रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो वो डायरेक्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपसे क्या पूछा है? जो नहीं है वही बताना है आपको। तो हमने बता दिया सीमा शुल्क, जो हमारा जो चार्जेस लगेगा, जो हम बाहर से माल मंगा रहे हैं तो बाउंड्री पे जो चार्जेस लगेंगे वो चार्जेस हमारा डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट नहीं है। तो हम ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला ए, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को देखते हैं। इनमें से कौन सा जो इक्वेशन है वो सही इक्वेशन बनाया गया है? कुल लाभ, संचालन संबंधी व्यय और शुद्ध लाभ। अच्छा, कुल लाभ में से यहां पर ये चीज मिस हो गई है, ये माइनस हो जाएगा। कुल लाभ में अगर संचालन एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, हमारा नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। शुद्ध लाभ प्लस कुल लाभ, ये यहाँ पर डैश हो जाएगा, इज इक्वल टू संचालन संबंधी व्यय, विक्रय माइनस कुल लाभ माइनस संचालन शुद्ध लाभ इज इक्वल टू संचालन संबंधी व्यय माइनस बेचे गए माल की लागत। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपके पास। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुल लाभ मतलब हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। जैसा हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद हम उसमें से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आता था। वही चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो
उसके अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे, जो भी आपके ऑपरेशन से रिलेटेड है, उसमें से जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ग्रॉस में ऑपरेशन संबंधी, दैट मीन्स ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक, चलिए पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। डिवेंचर सिंकिंग फंड मेथड में आपका जो डेप्रिसिएशन है, वो डिवेंचर सिंकिंग फंड मेथड में डेप्रिसिएशन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, डेप्रिसिएशन वो डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है। तो इसमें हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे, सिंकिंग फंड में जो मेथड यूज हो रहा है उसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा, निश्चित रहता है। अगर पहले साल 10,000 है तो डेप्रिसिएशन की प्राइस क्या होगी, जब तक ये मेथड चलेगा 10,000 ही उसकी प्राइस रहेगी। ठीक है, तो अगर ये मेथड यूज हो रहा है सिंकिंग फंड मेथड, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या होगी, वर्षों तक डिसाइडेड होती, निश्चित होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है सिंकिंग फंड, डेप्रिसिएशन सिंकिंग फंड में खाते जो होंगे अकाउंट में, कौन सा मूल्यह्रास उपलब्ध कराने के लिए डेबिट किया जाता है। सिंकिंग फंड में जो डेप्रिसिएशन का जो डेप्रिसिएशन है वो कौन से खाते, मूल्यह्रास उपलब्ध कराने के लिए कौन से खातों को डेबिट किया था, कहाँ से लाए जाते हैं ये खाते, डेप्रिसिएशन अकाउंट कहाँ से हम लेके आएंगे। तो हमारा एवरी ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, उसी प्रॉफिट एंड लॉस से हम डेप्रिसिएशंस की वैल्यू को निकालते जाएंगे, मतलब वहां से अरेंज करते जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि ये मूल्यह्रास उपलब्ध कराने के लिए हम लाभ हानि खाते को डेबिट करते हैं, मतलब हम वहीं से प्रॉफिट ले से ही हम अपने सिंकिंग फंड को अरेंज करेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोयला खान के लिए मूल्यह्रास की कौन सी विधि सुझाई गई है, राशि शेष धन विधि, निश्चित अथवा संप्रभाग विधि, कैलकुलेशन मेथड या डिप्लेशन मेथड। ये जब हमने प्रैक्टिस सेट 4 कराया था तो उसमें भी आपको सेम चीज़ें, इसी से रिलेटेड चीज़ें बताई थी। डिप्लेशन वर्ड हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कोयले की खान हो गई या फिर आपकी कोई पत्थरों की खान हो गई, ऐसी चीज़ों में हम डिप्लेशन वर्ड यूज़ करते हैं, रिक्तीकरण। तो कोयले की खान के लिए जो डेप्रिसिएशन यूज़ होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लेशन मेथड हम यूज़ करेंगे कोयले की खान के लिए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। डेप्रिसिएशन प्राइस किस विधि में परिसंपत्ति अकाउंट ब्याज के साथ डेबिट किए जाते हैं, मतलब आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसमें आपको डेप्रिसिएशन के साथ साथ इंटरेस्ट का वैल्यू भी कैलकुलेट विधि में परिसंपत्ति अकाउंट ब्याज के साथ डेबिट किया जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है परिसंपत्ति अकाउंट ब्याज के साथ डेबिट किया जाएगा, तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा, कौन सा मेथड इसमें हम यूज करेंगे। तो मेथड हम इसमें यूज करेंगे एन्युटी मेथड, एन्युटी एन्युटी मेथड, एन्युटी मेथड में यूज करेंगे, जिसमें हम एसेट्स के साथ साथ हम इसके इंटरेस्ट को भी कैलकुलेट करते जाएंगे, साथ साथ दोनों चीजें कैलकुलेट होते जाती हैं। तो इस ह्रास के मेथड में एन्युटी मेथड जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एन्युटी मेथड इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा ह्रास पद्धति, स्ट्रेट लाइन मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड, SLM
ठीक है, इसको SLM या स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, SLM मेथड। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो कैलकुलेट करना होता है प्रतिवर्ष परिवर्तित नहीं होती, कम होती है, अधिक होती है। देखिए डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है कि एवरी ईयर जो वैल्यू रहेगी, आपकी जो वैल्यू फर्स्ट ईयर होगी वो आपका हर वर्ष ऐसे चलता रहेगा। 5 सालों के लिए एक ही मेथड यूज कर रहे हैं, तो सपोज आपने SLM मेथड यूज किया है तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू सब में सेम होगी। क्यों होगी? बिकॉज जो आपकी एसेट होगी, तो डेप्रिसिएशन SLM मेथड में हम क्या करते हैं, ऑन परचेज प्राइस। किस पे कैलकुलेट करते हैं? ऑन परचेज प्राइस पे। हमेशा SLM मेथड में जब भी, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन हमेशा परचेज प्राइस पे, जो भी परचेज कॉस्ट आई होगी, खरीदने की वैल्यू होगी, उसी पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ऑब्वियसली हर साल जब उसी पर डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे तो एक ही डेप्रिसिएशन आएगा, तो प्रतिवर्ष क्या होगा? परिवर्तित नहीं होगा। तो हम इसमें ऑप्शन क्या टिक कर लेंगे? ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन टिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्यापारी जर्नल तैयार करने के बाद, जब जर्नल बना लिया तो जर्नल तैयार करने के बाद क्या बनाएगा? तलपट, ओके, तलपट बनाएगा, खाता बही बनाएगा, अंतिम खाते बनाएगा, या कुछ नहीं बनाएगा? तो व्यापारी ने क्या किया है, जर्नल जब बना लिया है तो जर्नल बनाने के बाद वो क्या बनाएगा? जर्नल बनाने के बाद वो लेजर बनाएगा। क्या बनाएगा? लेजर अकाउंट। ठीक है, तो जर्नल के बाद वो लेजर को प्रिपेयर करेगा। ठीक, क्लियर हो रहा है? चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। जब कोई ट्रांजैक्शन, प्रारंभिक लेखे, बेसिक जो अकाउंटिंग लेखे होंगे, अगर बहियों में लिखना छूट जाते हैं, भूल गए, तो वो क्या बोलेंगे? तो भूल चूक की अशुद्धि, ओमिटेड एरर। किसी भी रीजन से भूल गया, नहीं लिखा, छूट गया, तो जो बेसिक लेखे होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? भूल चूक की अशुद्धि, एरर। कौन सा एरर? ओमिशन, ओमिटेड एरर। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। अशुद्धियां कितने प्रकार की होती हैं? देखिए अशुद्धियां आपकी बेसिकली होती हैं 4 टाइप की। कौन कौन सी अशुद्धियां होती हैं? अशुद्धि, देखिए एक अशुद्धि होती है आपकी प्रिंसिपल एरर, दूसरा होता है अमाउंट का एरर, तीसरा होता है आपका ओमिटेड, भूल जाना, जो अभी वाले क्वेश्चन में था, ओमिशन, और फोर्थ होता है कॉम्पनसेट यानी कॉम्पनसेशन एरर, क्षतिपूरक अशुद्धियां। ठीक, क्षतिपूरक मतलब किसी के एरर को वो रेक्टिफाई कर सकते हैं, क्षतिपूरक मतलब उसको कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो 4 टाइप की अशुद्धियां होती हैं, प्रिंसिपल एरर, अमाउंटिंग एरर, ओमिशन एरर एंड कॉम्पनसेट एरर। 4 टाइप की अशुद्धियां होंगी, तो हम इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 एरर होते हैं इसमें। सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट खोलने के लिए कौन सी कंडीशंस होती है? कौन कौन सी कंडीशंस है? ट्रायल बैलेंस को बैलेंस बराबर करने के लिए, संदिग्ध मदों की खतौनी करने के लिए, जो भी आइटम्स जो रिकॉर्ड नहीं हुए उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, संदिग्ध मदें जो आइटम्स होंगे जो सस्पेंस में होंगे उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो हम ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी हम टिक करेंगे, ये दोनों ऑप्शन सही है। ट्रायल बैलेंस को हम बैलेंस बराबर करने के लिए भी सस्पेंस अकाउंट बना सकते हैं, और जो आइटम सस्पेंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए भी हम सस्पेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हम इसमें करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सुधार प्रविष्टियां कहलाती हैं। सुधार मतलब रेक्टिफाई एंट्री क्या होती है?
रेक्टिफाई एंट्री तभी रेक्टिफाई मानी जाएगी जब कुछ एरर हो, हमने एरर को सही कर दिया तो हम उसको रेक्टिफाई मान लेंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है, अशुद्ध लेखों को शुद्ध करने के लिए भूल चूक की शुद्धियां। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट, सिंपल सा है कि अगर रेक्टिफाई एंट्री है तो मतलब कुछ एरर था, हमने एरर को सही कर दिया तो वो हमारा रेक्टिफाई हो गया। रेक्टिफाई एंट्री मतलब अशुद्ध लेखों को शुद्ध करने के लिए, तो ये हमारा पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, नेक्स्ट चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। भारतीय विनिमय साध्य लेख पत्र अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये हमारा बनाया गया था 1881 में। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम जो बनाया गया था वो बनाया गया था हमारा 1888 में, ठीक है, सॉरी 1881। ओके, सो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 1881 में ये जो साध्य लेख अधिनियम बनाए गए थे पत्र के, ठीक है, तो बी ऑप्शन हम करेक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, विनिमय साध्य विलेख पत्र अधिनियम किस धारा में उल्लेख किया गया था? मतलब आपका जो ये क्वेश्चन था उसी से रिलेट है। विनिमय साध्य विलेख पत्र अधिनियम कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था आपका 1881 में। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ये 1881 का जो बनाया गया था विपत्र अधिनियम, उसके सेक्शन कौन से हैं? तो सेक्शन हमारे हो जाएंगे सेक्शन 5, धारा 5 में 1881 सेक्शन 5 में ये बनाया गया था, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सेक्शन 5 में, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। कौन सा संचय रिजर्व आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाया जाता है? तो इसमें से आपको बताना है कौन से जो रिजर्व है संचय, दैट मीन्स रिजर्व नहीं दिखाए जाते हैं। सीक्रेट रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या शेयर प्रीमियम आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाए जाते हैं। तो कौन से ऐसे रिजर्व हैं जो चिट्ठे में नहीं दिखाए जाते? तो कैपिटल रिजर्व दिखाते हैं, रेवेन्यू रिजर्व भी दिखाते हैं, शेयर प्रीमियम भी दिखाते हैं। गुप्त रिजर्व दैट मीन्स सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व बैलेंस शीट में प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट में जब प्रेजेंट करेंगे तो सभी लोग देख सकते हैं। तो सीक्रेट रिजर्व का मतलब हो गया कि आपको सीक्रेट रखना है बैलेंस शीट में, इसका मतलब वो प्रेजेंट नहीं किए जाएंगे। तो सीक्रेट रिजर्व हमारे आर्थिक चिट्ठे में नहीं दिखाए जाते, बाकी सारे रिजर्व दिखाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो आपको एसेट दी गई है इसमें से करंट एसेट, करंट एसेट नहीं है। देखिए कौन सी करंट एसेट नहीं है? डेटर, प्रीपेड, गुडविल और स्टॉक, ये चार चीजें आपको दी गई, आपको बताना है करंट एसेट नहीं है। तो क्या करंट एसेट नहीं है? गुडविल, गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट्स में काउंट होता है, ठीक है। बाकी डेटर, प्रीपेड, स्टॉक ये सब हमारे करंट एसेट्स हैं, बट गुडविल हमारा फिक्स्ड एसेट है। तो इसमें पूछ रहा है करंट एसेट कौन सा नहीं है, तो गुडविल हमारा करंट एसेट नहीं है। तो हम इसमें ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, गुडविल करंट एसेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। खुले औजार दिखाए जाते हैं शीर्षक के अधीन। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो शीर्षक के अधीन दिखाए जाते हैं, कौन से खुले औजार दिखाए जाते हैं? स्थायी संपत्ति, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और सन्ड्री और
विनियोग। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि खुले औजार आपसे दिखाए जाते हैं। तो देखिए ये जो टूल्स है, टूल्स हमारे दिखाए जाते हैं कौन से शीर्षक में दिखाए जाते हैं? करंट एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। तो ऑब्वियसली ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो दिखाए नहीं जाते। तो आपसे बस ये पूछ रहा है फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। एलिमिनेशन मेथड हम यूज करेंगे। खुले औजार दिखाए जाएंगे, कौन से शीर्षक में दिखाए जाएंगे? तो विविध व्यय और विनियोग से हमारा इसका कोई लेना देना नहीं है, तो हम इन दोनों ऑप्शन को पहले हटा देंगे। अब हमारे पास बचा क्या? सिर्फ करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स। खुले औजार जो दिखाए जाते हैं, किस शीर्षक के अधीन दिखाए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा चालू संपत्तियों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हैं। लाभांश दिया जाता है निर्गमित, इशूड कैपिटल, प्रार्थित, सब्सक्राइब, पेड अप और ऑथोराइज्ड। ये चार आपको बताए गए, इशूड, सब्सक्राइब, पेड अप और ऑथोराइज। देखिए जो डिविडेंड दिया जाता है, बेसिकली डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड देंगे, जो पैसा पेड होगा, जो पैसा मिला होगा, तो उस पर हम शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्रदत्त पूंजी पर जो पेड अप कैपिटल होगी, उस पेड अप कैपिटल पे हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। किसको डिक्लेयर करेंगे? हमारे शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आदत लाभांश दिखाया जाता है, किस शीर्षक में दिखाया जाता है? जो डिविडेंड दिखाया था आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग डिविडेंड दिखाए जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमारा करंट लाइबिलिटीज में दिखाए जाते हैं, क्योंकि आउटस्टैंडिंग से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सब लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी में प्रेजेंट की जाएंगी। तो हमारा जो लाभांश होगा, अदत्त लाभांश, वो प्रेजेंट किया जाएगा करंट लाइबिलिटीज में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटीज का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वर्ष के मध्य में जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उसका नाम क्या है? जो सेशन के एंड में डिविडेंड डिक्लेयर किए जाते हैं, तो ऐसे डिविडेंड को क्या बोलते हैं जो सेशन के एंड में डिक्लेयर किए जाएंगे? मिड में, मिड मतलब मध्य में, जो सेशन के बीच में डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे डिविडेंड को क्या बोलेंगे जो मिड में आते हैं? उसको हम बोलेंगे इंटरिम डिविडेंड। तो इंटरिम डिविडेंड आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर बी, इंटरिम डिविडेंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो सेशन के मिड में, बीच में डिक्लेयर किए जाते, कभी भी डिक्लेयर किए जा सकते बीच में, तो अंतरिम लाभांश उसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अंतरिम लाभांश, जो शेयर होल्डर को ही मिलेगा सारे लाभांश। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, न्यूनतम किराया, मिनिमम रेंट पर अगर रॉयल्टी ज्यादा हो जाती है, रॉयल्टी का जो अधिक होगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अतिरेक, मतलब एक्सेस। न्यूनतम किराया रॉयल्टी से ज्यादा हो जाएगा तो एक्सेस, और अगर यही चीज उल्टी हो जाएगी, न्यूनतम किराया ज्यादा हो जाएगा, रॉयल्टी कम हो जाएगी, तो दैट मीन्स शॉर्ट वर्किंग। तो यहां पर पूछ रहा है न्यूनतम किराए पर रॉयल्टी का जो अधिक होगा, मतलब रॉयल्टी ज्यादा हो गई किससे? मिनिमम रेंट से। तो अगर ज्यादा हो जाएगी तो अतिरेक बोलेंगे, मतलब एक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वो ज्यादा हो गया है तो ये एक्सेस है, तो इसको हम अतिरेक बोलेंगे। ठीक है, अगर मिनिमम रेंट ज्यादा होगा शॉर्ट वर्किंग में आ जाएगा, अल्पकार्य में। ठीक, तो पहला ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अधिकार शुल्क का मतलब क्या होता है? भूमि का आर्थिक लगान, भूमि का किराया, विशेष प्रकार का किराया, न्यूनतम किराया। तो देखिए अधिकार शुल्क का मतलब हो गया एक विशेष प्रकार का किराया।
जो एक विशेष प्रकार की राय है कि अगर पट्टादाता है, उसने लीज पर कोई प्रॉपर्टी ली है, तो लीज के बाद फिर वो उनको पेमेंट करता रहेगा। सो दैट मीन्स एक विशेष प्रकार का किराया हो गया जो हमारे ऑनर्स के लिए बेनिफिट होता है, तो उसको हम स्पेशल रेंट, एक टाइप का रेंट बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अधिकार शुल्क एक स्पेशल टाइप का रेंट होता है, किराया होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, नगद मूल्य नहीं दिया गया हो, अगर आपके पास कैश प्राइस नहीं दी हुई है, तो ब्याज की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? अगर हमारे पास कैश नहीं दिया, कुछ दिया नहीं है प्राइस, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होगा, इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, क्या हो जाएगा? मतलब चौथा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखेंगे, आंसर देखेंगे, तो ये देखिए चौथा वाला ऑप्शन यही सेम चीजें बता रहा है, इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो इसमें अगर आपके पास कैश वैल्यू नहीं दी हुई है और आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो इंस्टॉलमेंट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। किस्त का भुगतान, जो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट है, अगर उसमें त्रुटि हो जाने पर विक्रेता को संपत्ति को जब्त करने का अधिकार होता है। अगर हमारे पास कोई इंस्टॉलमेंट है और इंस्टॉलमेंट हमने पे नहीं की, बाई चांस कोई इंस्टॉलमेंट चल रही थी और पे नहीं की गई है, तो उसमें हमारी जो एसेट थी उस एसेट को जब्त कर लेंगे, उसको लेते जाएंगे। तो कौन सा राइट है, किसका राइट है ये? तो ये राइट है आपका हायर परचेज में, कि अगर आपने हायर परचेज सिस्टम्स के थ्रू आपने कुछ खरीदा, आप इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हैं, तो जो एसेट आपने ली है वो वापस लेकर के चले जाएंगे, मतलब जब्त कर लेंगे आपके एसेट्स को। तो ये किस में हो जाएगा? हायर परचेज सिस्टम में ये इंस्टॉलमेंट का इशू होता है। ठीक, तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे आप? ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन गुणनफलन की विधि यूज की जाती, किसमें यूज करेंगे? गुणनफल विधि किसमें यूज करेंगे? जब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट और ड्यूरेशन इज अनइक्वल, दोनों अनइक्वल होंगे, और जब किस्त की रकम समान के लेकिन ड्यूरेशन अनइक्वल है, जब किस्त की रकम असमान किंतु ड्यूरेशन जो उसका अवधि है वो समान है। तो देखिए, अगर हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे और वो भी गुणनफल विधि के थ्रू करेंगे, तो चाहे जिस भी तरीके से करें, मेथड यही यूज होगा इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में, और ये सभी कंडीशन सही होंगी, क्योंकि इसी मेथड से ही हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चाहे आप जो भी ऑप्शन करेंगे, सारे ऑप्शन इसमें से करेक्ट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, किराया क्रय मूल्य क्या होगा और यदि सुपर्दगी के समय भुगतान 4,000 रुपये है, नगद मूल्य 10,000 रुपये है और कुल ब्याज 2,000 रुपये है। तो दैट मीन्स जो आपने डाउन पेमेंट सुपर्दगी मतलब डाउन पेमेंट के साइड में दिया, तो वो 4,000 रुपये हो गए, नगद मूल्य 10,000 और कुल ब्याज मिलाकर के 2,000 हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि इंस्टॉलमेंट, ये जो किराया क्रय है, हायर परचेज का मूल्य क्या होगा? तो इसमें हम 10,000 हायर परचेज प्लस 2,000 इंटरेस्ट,
टोटल कितना हो जाएगा 12,000, क्योंकि ये तो डाउन पेमेंट चला गया, तो खत्म हो गया, बस ये दोनों बचे हैं। ठीक है, तो इसका जो किराए का मूल्य होगा वो हो जाएगा 12,000। ऑप्शन नंबर सी 12,000 रुपये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम खाता विधि के अंतर्गत बनाया गया शाखा खाता, अंतिम खाते के अंतर्गत अगर शाखा खाता बनाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या हो जाएगा? तो अगर अंतिम खाते तो बेसिकली किसी न किसी कंपनी के नाम से बनाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत जो बनाया गया ब्रांच का अकाउंट वो भी किसी न किसी के नाम से ही तो बनाया गया होगा, ब्रांच का कोई ना कोई नाम होगा। तो ऐसे जो भी नाम वाले केसेस होते हैं उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? पर्सनल अकाउंट। क्योंकि आप अगर फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस मेथड से, ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो किसी न किसी ब्रांच का नाम तो होगा। तो अगर किसी का नाम आ जाता है, चाहे कंपनी का नाम है, ब्रांच का नाम है, इंडिविजुअल पर्सन का किसी का भी नाम आता है, तो वो सब हमारे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इसका ऑप्शन हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। ठीक है, ब्रांच के थ्रू अगर कोई भी कैश, देखिए यहां ध्यान से देखेंगे, ब्रांच के थ्रू कोई कैश जो हम हेड ऑफिस में हिसाब करने के अंत तक प्राप्त नहीं होती है, ब्रांच द्वारा भेजी गई रकम जो मुख्य कार्यालय मतलब हमारे हेड ऑफिस को वर्ष के अंत तक प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए शाखा जो ब्रांच है वो डेबिट करे। क्या डेबिट करेगा? जो उसने पैसा भेजा तो वो हेड ऑफिस को हिसाब करने के अंत तक वो पहुंचा ही नहीं हेड ऑफिस के पास, तो उस कंडीशंस में हम ब्रांच क्या डेबिट करेंगे? तो डेबिट हम करेंगे ये मार्गस रोकड़ का, दैट मीन्स कैश इन ट्रांजिट, रास्ते में पैसा है, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, ये डेबिट हो जाएगा, मतलब हमारा पैसा रास्ते में है। ठीक है, तो इसको हम डेबिट कर लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। स्टॉक और डेटर मेथड के अंदर स्टॉक का अगर लॉस होता है तो वो कहां पर दिखाया जाएगा? अगर स्टॉक या डेटर मेथड हम कुछ भी यूज कर रहे हैं उसमें स्टॉक को अगर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को कहां दिखाएंगे? तो स्टॉक का लॉस हम स्टॉक अकाउंट में दिखा देंगे। तो ऑप्शन क्या टिक करेंगे? स्टॉक का खाता, स्टॉक का अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अप्राप्त लाभ के आयोजन को दिखाया जाएगा। तो अप्राप्त लाभ मतलब जो अप्राप्त लाभ मतलब हो गया कि सपोज आपके जैसे अनसोल्ड गुड्स है, जो माल नहीं बिका, तो माल नहीं बिका तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, तो दैट मीन्स अप्राप्त लाभ, उससे कोई लाभ नहीं हुआ, तो वो कहाँ दिखाएंगे? तो सिंपल सी चीज़ है, वो हम दिखाएंगे हमारे लाभ हानि खाते में। किस में दिखाएंगे? लाभ हानि खाते में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पट्टे की भूमि पर किराया दिखाया जाएगा। जो पट्टे की भूमि है उस पर जो रेंट आपका है वो कहाँ दिखाया जाएगा? आगम खाते के डेबिट पक्ष में, पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में, शुद्ध आगम खाते के डेबिट पक्ष में, सामान्य चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो ये दिखाया जाएगा शुद्ध नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा कि भूमि पर जो किराया दिखाया जाएगा वो पट्टे की भूमि पर किराया जो दिखाया जाएगा वो रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। कौन से अकाउंट के? नेट रेवेन्यू अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे कि पट्टे की भूमि पर जो किराया है वो प्रेजेंट करेंगे नेट रेवेन्यू के डेबिट साइड में। ठीक है, तो पहला इसका जो सी वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन मान लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चंस को हम देखते हैं। बिजली पूर्ति अधिनियम 1948 के अंदर डेप्रिसिएशन लगाने की स्वीकृति की विधियां क्या हैं? देखिए दो विधि इसकी होती है।
एक तो होती है जर्नल मेथड, सामान्य विधि, और दूसरा होता है स्पेशल मेथड, विशेष विधि। तो दो विधियां होती हैं, एक होता है सामान्य और एक होता है जर्नल और स्पेशल, दो विधियां होती हैं, ठीक है। तो जर्नल मेथड और स्पेशल मेथड, ठीक है, दो मेथड होंगे। तो हम इसमें ऑप्शन क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर पहला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट टाइम में भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हैं? प्रेजेंट टाइम में हमारे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर होंगे वो कौन होंगे? रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित आर पटेल, वी आर रेड्डी एंड सी रंगराजन, सुखदेव थोराट। तो नहीं, ये रिजर्व बैंक के गवर्नर जो वर्तमान में हैं, वर्तमान में इसमें से कोई नहीं है। वर्तमान में हमारे मेहरोत्रा मेहरोत्रा इज अ करेक्ट आंसर, जो हमारे 11 दिसंबर 24 से अभी तक वर्किंग में है, रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं। सो इसमें से कोई ऑप्शन, सुखदेव थोराट, रंगराजन, ये सब सारे पुराने हैं। तो हमारे वर्तमान में जो हमारे ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन मेहरोत्रा हैं हमारे जो गवर्नर हैं, मेहरोत्रा हैं। एंड वो 11 दिसंबर 24 से उन्होंने ज्वाइन किया था, वो कंटिन्यू अभी तक 24 से 11 दिसंबर अभी तक वो कंटिन्यू है, ठीक है। तो मेहरोत्रा इज अ करेक्ट आंसर, इसमें से कोई करेक्ट आंसर नहीं। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। स्मार्ट मनी, देखिए स्मार्ट मनी में आपसे पूछ रहा है कि स्मार्ट मनी क्या होती है। स्मार्ट मनी का मतलब जो स्मार्ट तरीके से वर्क करे। तो स्मार्ट मनी में जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? आपका क्रेडिट कार्ड, ये स्मार्ट मनी है। क्रेडिट कार्ड हमारा क्या है? स्मार्ट मनी है, ठीक है। तो इसमें हम क्या ऑप्शन टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट ऑप्शन मान लेंगे, ठीक। तो ये आपका मॉडल पेपर 7 आपका टोटल कंप्लीट हो गया है। हमने 1 से 60 क्वेश्चन जो इसमें हमने मॉडल पेपर में रखे थे, वो मॉडल पेपर 7 प्रैक्टिसेस हमने आपको कराई है, 7 सेट टोटल कंप्लीट कराए हैं। नेक्स्ट हम अब इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, वीडियोस में हम आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करेंगे। बट आप हमसे अगर कंटिन्यूसली जो भी आपकी समस्याएं हैं, जो आपका क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन जो भी आप पूछ सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछिए, जिससे हम आपकी जो भी प्रॉब्लम है उन सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट हम और सारी वीडियोस लेकर आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, थ्योरी स्पेशल पढ़ेंगे। स्पेशल थ्योरी क्लासेस हम लगाएंगे जिसमें हम डिटेल थ्योरी पढ़ेंगे कि हमें क्या क्या चैप्टर वाइज जो थ्योरीज थी वो सारी थ्योरीज पढ़ेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आपको प्रैक्टिस कराई जिससे आप अपने एग्जाम के लिए थोड़ा सा और प्रिपेयर्ड हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू।